बच्चों भूगोल विषय कक्षा 12, इसके अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे बच्चों चैप्टर नंबर 5, इसका नाम है बच्चों भू संसाधन तथा कृषि। इसके भाग 3 तक हमने अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने कृषि और भू संसाधन के विभिन्न पहलुओं पर नज़र देखी। इसके बाद हम अंतिम पड़ाव पे देखते हैं बच्चों इस चैप्टर के भाग 4 अभ्यास प्रश्न। इसमें विभिन्न प्रकार के अभ्यास प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है बच्चों ऑब्जेक्टिव में निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है। हमने 9 प्रकार के वर्गों का अध्ययन किया था जो भू राजस्व विभाग ने हमें बताए थे। 9 प्रकार के वर्गों में से इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो उन वर्गों में शामिल नहीं है। हमने देखा बच्चों परती भूमि यहाँ पर वर्ग था, सीमांत भूमि यहाँ पर वर्ग नहीं था। ठीक है बच्चों, निवल बोया गया क्षेत्र भी था और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि भी था। अर्थात इसका आंसर आएगा बच्चों ख सीमांत भूमि। इस प्रकार का कोई वर्ग हमारे चैप्टर में या फिर भू राजस्व विभाग द्वारा दिए गए 9 प्रकार के वर्गों में नहीं था। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। अर्थात आज़ादी के बाद लगातार रूप से हम देख रहे हैं कि वनों का जो प्रतिशत बढ़ रहा है उसके कौन से कारण जिम्मेदार है। पहला देखते हैं बच्चों वनीकरण के विस्तृत व सक्षम प्रयास, दूसरा है सामुदायिक वनों के अधीन क्षेत्र में वृद्धि, तीसरा है वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि, और चौथा है बच्चों वन क्षेत्र प्रबंधन में लोगों की बेहतर भागीदारी। यहाँ देखने से स्पष्ट पता चल रहा है और हमने हमारी किताब में भी देखा था बच्चों कि यहाँ ग आंसर आएगा वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि। हमने पढ़ा था बच्चों कि वन के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, एक तो वर्गीकृत क्षेत्र, एक होता है बच्चों वास्तविक वन क्षेत्र। तो यहाँ हमने देखा था कि वास्तविक वन क्षेत्र में वृद्धि न होकर के केवल वर्गीकृत या सीमांकन जो वाले जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में ही वृद्धि देखी गई थी। इसी कारण से वनों में वृद्धि हमने यहाँ पर देखी थी, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर आएगा ग वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न। निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है। सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण अर्थात मृदा की कमी या मृदा में गिरावट आने के जो कारण कौन कौन से हैं सिंचित क्षेत्रों में, आइए देखते हैं बच्चों। पहला है ऑप्शन अवनालिका अपरदन, दूसरा है वायु अपरदन, तीसरा है मृदा लवणता और चौथा है भूमि पर सिल्ट का जमाव। हमने पढ़ा था बच्चों कि सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य जो कारण है वो है मृदा लवणता। वहाँ अत्यधिक मात्रा में जल जमाव के कारण किस प्रकार की भूमि हो जाती है, लवणीय भूमि हो जाती है बच्चों। तो यहाँ इसका आंसर आएगा ग। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न। शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती। हमने देखा था बच्चों कि कृषि के प्रकारों में आर्द्रता के आधार पर जब कृषि के प्रकार हम अध्ययन कर रहे थे तो वहाँ पर बारानी कृषि के अंतर्गत, ठीक है बच्चों, बारानी मतलब क्या होता है बच्चों, बारानी का मतलब होता है वर्षा आधारित। तो वर्षा आधारित जो कृषि हम अध्ययन कर रहे थे उसके 2 प्रकार हमने देखे थे, एक तो शुष्क कृषि और एक पढ़ा था बच्चों आर्द्र कृषि। तो शुष्क कृषि के अंतर्गत निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती। तो यहाँ हम देखते हैं बच्चों पहला आंसर है रागी, दूसरा ज्वार, तीसरा मूंगफली, ये तीनों ही शुष्क कृषि में बोई जाती है। जबकि चौथा जो आंसर है गन्ना, ये गन्ना किस प्रकार की कृषि है, आर्द्र प्रकार की कृषि में शामिल की जाती है। क्यों की जाती है बच्चों, क्योंकि गन्ने के उत्पादन के लिए भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है और शुरुआत के दिनों में जब गन्ना बोया जाता है तो बिल्कुल जल भराव जैसी स्थिति देखी जाती है, तब जाकर के गन्ना की पैदावार होती है। ठीक है बच्चों, तो गन्ना का आंसर, इसमें आंसर आएगा शुष्क कृषि में गन्ना शामिल नहीं किया जाता। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी। ऐसे कौन से देश थे जिनमें गेहूं व चावल की अत्यधिक मात्रा में उत्पादकता वाली किस्में
विकसित की गई थी। तो हमने पढ़ा था बच्चों कि गेहूं में कौन था, मैक्सिको, और चावल में फिलीपींस। ठीक है बच्चों, और उसी के बाद हमने देखा था कि मैक्सिको और फिलीपींस में होने वाली क्रांति के पश्चात ही भारत में 60 के दशक के पश्चात, अर्थात 60 के दशक के अंतिम दौर में 1967 के आसपास भारत में हरित क्रांति का दौर स्टार्ट हुआ था। वो सब किन कारणों से था, मैक्सिको में होने वाली गेहूं की फसल के हमने वहाँ पर देखा कि किस प्रकार से गेहूं में भारी मात्रा में विकास हो रहा है, भारी मात्रा में उत्पादन हो रहा है मैक्सिको में, और वहाँ एक विकसित की गई गेहूं की फसलों के कारण उनका उत्पादन अत्यधिक हो रहा था। और उसी प्रकार से प्रेरणा लेकर के हमने भारत में भी हरित क्रांति का आगाज किया था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर गेहूं और चावल की उत्पादकता वाली किस्में कौन सी है, कौन से देश हैं, मैक्सिको और फिलीपींस देश। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं 30 शब्दों में आंसर देने वाले प्रश्न, जिनका आंसर हमें कितने शब्दों में देने हैं बच्चों, 30 शब्दों में। पहला इसका क्वेश्चन है, बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए। हमने 9 वर्ग पढ़े थे बच्चों, जो भू राजस्व विभाग ने हमें बतलाए थे। उन 9 वर्गों के अंतर्गत एक वर्ग था बंजर भूमि और एक वर्ग था कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। तो हमने देखा था बच्चों कि जो बंजर भूमि है, बंजर भूमि किस प्रकार की, बंजर भूमि का अर्थ होता है बच्चों कि वह भूमि जिस पर प्रेजेंट या वर्तमान समय में तकनीक के द्वारा उसको कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता, यानी कि प्रेजेंट समय में, प्रेजेंट टाइम में उसको ऐसी कोई तकनीक नहीं है इस पर कार्य करने के पश्चात वो कृषि योग्य बन जाए, अर्थात स्थायी रूप से यह बंजर ही रहेगी। हो सकता है भविष्य में ऐसी तकनीक मिल जाए हमें कि इस पर कार्य करने पर ये कृषि योग्य बन जाए, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इस प्रकार की कोई तकनीक हमारे पास नहीं है। और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, इसका क्या अर्थ होता है बच्चों, इसका अर्थ होता है कि 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक प्रति भूमि के रूप में यदि कोई भूमि हो, प्रति खेती के रूप में, प्रति क्षेत्र के रूप में कोई भूमि हो, तो उसे क्या कहेंगे, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। ठीक है बच्चों, तो आइए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। बंजर भूमि ऐसी भूमि होती है जिसे प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता, जबकि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि ऐसी भूमि होती है जो पिछले 5 वर्षों तक या अधिक समय तक प्रति या कृषि रहित हो, लेकिन इस भूमि को कृषि में विभिन्न फसलों के अंतर्गत बोए गए कुल क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसको बोए गए क्षेत्र जो अंतर्गत टोटल जो एग्रीकल्चर एरिया है बोया गया, उसके अंतर्गत इस कृषि योग्य व्यर्थ भूमि को शामिल किया जाता है, क्योंकि तकनीक के माध्यम से ये भूमि कृषि योग्य हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ इन दोनों का अंतर हमने स्पष्ट किया है। इसके बाद देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न, निवल बोए गए क्षेत्र तथा सकल बोए गए क्षेत्र में अंतर बताइए। यह है हमारे सिलेबस में भी था, हमने देखा था कि कृषि गहनता के एक शब्द आया था। यहाँ पर हमने देखा था बच्चों कि निवल बोया गया क्षेत्र, सकल बोया गया क्षेत्र, ये दोनों शब्दावली उसी जगह पर आई थी। तो देखो बच्चों कैसे लिखेंगे, निवल बोए गए क्षेत्र में वह भूमि सम्मिलित होती है जिस पर फसलें उगाई जाती है, वह काटी जाती है, जबकि सकल बोए गए क्षेत्र में एक कृषि वर्ष में विभिन्न फसलों के अंतर्गत बोए गए कुल क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात यहाँ पर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं बच्चों कि निवल बोया गया जो क्षेत्र है वो नेट क्षेत्र को या नेट एरिया को दर्शाता है। यहाँ पर मैं उदाहरण द्वारा समझाऊं बच्चों कि यदि माना कि ये कोई क्षेत्र है और यह क्षेत्र है 10 हेक्टेयर। ठीक है बच्चों, यह 10 हेक्टेयर क्षेत्र है, भूमि है। इस 10 हेक्टेयर क्षेत्र में हम कृषि करेंगे तो ये 10 हेक्टेयर क्षेत्र क्या होगा, निवल बोया गया क्षेत्र। निवल क्षेत्र कितना होगा बच्चों, 10 हेक्टेयर। लेकिन यदि इस 10 हेक्टेयर में हमने एक वर्ष के अंतर्गत एक से अधिक फसल प्राप्त करी, एक फसल प्राप्त करी या 2 फसल प्राप्त करी या 3 फसल प्राप्त करी, तो यह निवल बोया गया क्षेत्र बढ़ जाएगा। ठीक है, कैसे बढ़ जाएगा, माना कि इसमें हमने एक वर्ष में 3 फसल प्राप्त करी, एक वर्ष में हमने इस क्षेत्र में 3 फसल प्राप्त करी। प्रथम फसल में पूरा 10 हेक्टेयर क्षेत्र हमने उपयोग में लिया माना कि, और दूसरी फसल में माना कि बच्चों 7 हेक्टेयर उपयोग में लिया, और तीसरी फसल में मात्र 3 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर फसल क्षेत्र उपयोग में लिया।
तीन एक वर्ष में 3 फसलें प्राप्त करी। प्रथम फसल में पूरा 10 हेक्टेयर, दूसरी फसल में 7 हेक्टेयर और तीसरी फसल में 2 हेक्टेयर। क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों कि जल की कमी से या सिंचित सिंचाई की व्यवस्थाओं में कमी के कारण या फिर मृदा की उर्वरता में कमी के कारण दूसरी या तीसरी फसल कम क्षेत्र में की जाती है, अनेक कारणों से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम देखते हैं कि 10 और 7 17 और 2 19, अर्थात 19 हेक्टेयर क्षेत्र में हमने टोटल फसल उगाई। लेकिन ये क्षेत्र तो 10 ही हेक्टेयर था, लेकिन यहाँ पर 3 फसल प्राप्त करने से, एक वर्ष में 3 फसल प्राप्त करने से यह क्षेत्र बढ़ जाता है। और यहाँ पर हमने टोटल कितने किया, एक वर्ष में 19 हेक्टेयर कार्य किया, 19 हेक्टेयर पर फसल प्राप्त की, 3 फसल प्राप्त करने के कारण। तो इस प्रकार से निवल क्षेत्र यहाँ पर कितना हो गया बच्चों, 10 हेक्टेयर। लेकिन यहाँ पर सकल क्षेत्र कितना हो गया, सकल क्षेत्र हो गया बच्चों 19 हेक्टेयर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि निवल क्षेत्र कम था जबकि सकल क्षेत्र ज़्यादा पाया गया। हालांकि क्षेत्र तो 10 हेक्टेयर ही था, लेकिन एक वर्ष में एक से अधिक फसल प्राप्त करने के कारण इस क्षेत्र में वृद्धि देखी गई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद देखते हैं बच्चों, हमारा प्रश्न है भारत जैसे देश में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों है। भारत जैसे देश में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों है। हम सब जानते हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि बहुत बड़ी मात्रा में है, भारी मात्रा में भारत में जनसंख्या निवास करती है और इस बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्यान्न आपूर्ति करने के लिए क्या करना होगा, गहन कृषि करनी होगी। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में हम देखते हैं कि हमारी खाद्य आदतों में भी बदलाव आया है, तो इसके लिए भी हमें गहन कृषि की आवश्यकता है। और क्षेत्र, भूमिगत जो क्षेत्र है वो लगातार रूप से कम होता जा रहा है, ये हमने क्लास में इसी चैप्टर में भी पढ़ा था। तो कृषिगत जो क्षेत्र है वो कम होता जा रहा है, जबकि उस पर निर्भर जो जनसंख्या है बच्चों वो लगातार रूप से भारी तादाद में बढ़ रही है और हमारी जो खाद्य आदतें हैं वो भी लगातार बढ़ रही है, वो भी चेंजेज हो रही है। तो इस कारण से हमें गहन कृषि की अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता हो गई है। तो इसे किस तरीके से लिखेंगे बच्चों कि भारत जैसे देश में कृषि भूमि की कमी तथा मानवीय श्रम की अधिकता है। ऐसी स्थिति में गहन कृषि नीति की आवश्यकता केवल भूमि उपयोग हेतु ही आवश्यक नहीं है, वरन देश के ग्रामीण क्षेत्रों से बेरोजगारी को कम करने के लिए भी आवश्यक है, जिससे कृषि उत्पादन को भी बढ़ावा मिले। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या है, मानवीय श्रम भी ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है और उस श्रम को रोजगार की आवश्यकता भी होती है। तो यहाँ पर रोजगार की प्राप्ति भी होगी, मानवीय श्रम का उपयोग भी होगा और जनसंख्या के अंदर जो खाद्यान्न की आवश्यकता है, जो अन्न की आवश्यकता है वो भी पूरी होगी। इसलिए यहाँ पर गहन कृषि नीति अपनाने की भारत जैसे देश को परम आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न, शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में क्या अंतर है। शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में क्या अंतर है ये हमने देखा था बच्चों। शुष्क कृषि में शुष्कता सहन करने वाली कृषि फसलें जैसे रागी, बाजरा, ग्वार, चना, मूंग आदि फसलें उगाई जाती है। और ये शुष्क कृषि किन क्षेत्रों में होती है, उन क्षेत्रों में होती है जहाँ 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से कम वर्षा हो, 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा हो, उन क्षेत्रों में शुष्क कृषि की जाती है और शुष्कता सहन करने वाली उनमें फसलें बोई जाती है। ठीक है बच्चों, जिसके विपरीत आर्द्र कृषि कौन सी होती है, जहाँ आर्द्रता या अत्यधिक मात्रा में जल की प्राप्ति होने के कारण आर्द्रता सहन करने वाली फसलें हो। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्षेत्र अंतर्गत अधिक पानी की आवश्यकता वाली फसलें जैसे चावल, जूट, गन्ना आदि उत्पादित की जाती है। आर्द्र कृषि क्षेत्रों में वर्षा कृषि फसलों की आवश्यकता से अधिक प्राप्ति होती है। इस कृषि में जल की बाहुल्यता मिलती है, अर्थात ऐसी कृषि, आर्द्र कृषि में जल अत्यधिक रूप से देखा जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं 150 शब्दों में जिनका आंसर देना है वो हमारे प्रश्न कौन कौन से हैं। इसमें पहला है बच्चों, भारत के भू संसाधनों की विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं कौन सी है, उनका निदान कैसे किया जाए।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 2 प्रश्न हो गए। पहला प्रश्न है कि भू संसाधनों की पर्यावरणीय समस्याएं कौन सी हैं, और दूसरा प्रश्न क्या है कि उनका निदान किस प्रकार से किया जाए। तो पहले तो हमें यहाँ पर भू संसाधनों की पर्यावरणीय समस्याएं बतानी है, और दूसरा क्या है, उनका निदान भी हमें बतलाना है। आइए बच्चों देखते हैं कि भारत के संसाधनों पर दबाव के कारण अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिनमें निम्नलिखित पर्यावरणीय समस्याएं उल्लेखनीय हैं। कौन कौन सी हैं? पहला है मृदा उर्वरता में ह्रास। लगातार रूप से मृदा उर्वरता में ह्रास हो रहा है, और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक से अधिक जो फसलें प्राप्त कर रहे हैं एक वर्ष में, जैसे कि 2 या 3, और वो भी फसलें किस वजह से? सिंचाई के कारण। तो उस वजह से मृदा उर्वरता में लगातार रूप से ह्रास देखा जा रहा है। साथ ही केमिकली जो प्रोडक्ट है, रासायनिक उर्वरक और दूसरे प्रकार के कृत्रिम बीज है, उनका उपयोग भी क्या है? मृदा को हानि पहुँचाते हैं। कृषि भूमि पर तेजी से बढ़ती जनसंख्या के बढ़ते दबाव से कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से जहां एक और दलहनों के कृषि क्षेत्र में कमी आ रही है। दलहनों में हमने पढ़ा था कि जो दाल वाले जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों को हरित क्रांति के कारण गेहूं और चावल वाले क्षेत्रों में तब्दील कर दिया। अर्थात पहले जहां जिन क्षेत्रों में दालें उत्पन्न हो रही थी बच्चों, हरित क्रांति के पश्चात वहां गेहूं और चावल उत्पन्न होने लग गया। इस कारण से जो दलहन वाले क्षेत्र है वो कम पड़ गए, और दलहन वाले क्षेत्र यदि कम पड़ गए तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जो प्रभाव होता था, जिससे मृदा उर्वरता में वृद्धि होती थी, वो अब कम होने लग गई। ठीक है बच्चों, वहीं दूसरी ओर बहुफसलीकरण में बढ़ोतरी होने से प्रति भूमि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कमी आई है। इससे भूमि में पुनः उर्वरता पाने की प्राकृतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुई है। हमने पढ़ा था कि प्रति भूमि, यदि नवीन प्रति भूमि है, 1 वर्ष से कम की अवधि की प्रति भूमि है, तो उसे कुछ समय के लिए प्रति छोड़ दिया जाता था। ठीक है बच्चों, क्यों छोड़ देते थे? क्यों? जिससे कि मृदा में उर्वरता में वृद्धि हो। ये नेचुरली रूप से मृदा में वृद्धि होती है। नेचुरली रूप से मृदा में उर्वरता में वृद्धि प्रति छोड़ने पर ही हो जाती है, लेकिन वर्तमान समय में इस प्रकार की चीज़ें नहीं हो रही, अर्थात प्रति भूमि नहीं छोड़ी जा रही। इस वजह से भी मृदा की उर्वरता में ह्रास हो रहा है। जैसे नाइट्रोजनीकरण, साथ ही पर्याप्त मात्रा में रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक रसायनों का प्रयोग भी भारतीय कृषकों द्वारा किया जा रहा है। उक्त कारणों से भारत के विभिन्न क्षेत्रों की मृदा उत्पादकता में ह्रास अनुभव किया जा रहा है। सिंचाई तथा कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों के कारण यह समस्या और भी गंभीर हो गई है। इस प्रकार से हमने देखा कि विभिन्न कारणों से मृदा उर्वरता में ह्रास देखने को मिल रहा है, और पंजाब जैसे क्षेत्रों में तो ये भारी मात्रा में देखने को मिल रहा है। पंजाब, हरियाणा, क्योंकि यही जो क्षेत्र थे, पश्चिमी यूपी, यही जो क्षेत्र थे वो क्या थे? हरित क्रांति के प्रमुख क्षेत्र माने गए हैं। तो इस वजह से यहाँ कुछ नई प्रकार की समस्याओं का भी आगाज हुआ है बच्चों। इसी के साथ में देखते हैं दूसरा है मृदा अपरदन। भारत में समुचित रखरखाव व प्रबंधन के अभाव में प्रतिवर्ष लाखों हेक्टेयर भूमि मृदा अपरदन की समस्या से ग्रस्त हो रही है। शुष्क क्षेत्र, पर्याप्त वर्षा प्राप्त करने वाले वनस्पति विहीन क्षेत्र, जलोढ़ मिट्टी वाले भागों, कटे फटे पठारी भागों में तथा तीव्र ढाल वाले रखने वाले धरातलीय भूभागों में मृदा अपरदन प्रमुख रूप से प्रभावी मिलता है। इन क्षेत्रों में मृदा अपरदन भी देखने को मिलता है। यदि हम सही तरीके से या विभिन्न प्रकार की तकनीकों के माध्यम से इस मृदा अपरदन को रोक सकें तो ये हमारे लिए लाभदायक होंगे, और मृदा उर्वरता में जो कमी देखी गई है, इसके दूसरे प्रकार के ह्रास है, इस नकारात्मक परिणाम को भी हम रोक सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं तीसरा कारण, लवणता एवं मृदा क्षारता तथा जलाक्रांता। ये भी एक प्रकार से मृदा के अंदर होने वाली समस्या को दिखाते हैं कि अभी तक भारत की लगभग 80 लाख हेक्टेयर भूमि लवणता क्षारता से प्रभावित हो चुकी है। इसके अलावा देश की लगभग 70 लाख हेक्टेयर भूमि जलाकर्तन से कारण भी अपनी उर्वरता खो चुकी है। अब ये किस प्रकार की समस्या है बच्चों? देखो कि यदि हम अत्यधिक मात्रा में किसी क्षेत्र में सिंचाई कर दे, तो वो भूमि क्या होगी? लवणता उत्पन्न करेगी। तो लवणता के कारण उसकी मृदा उर्वरक नहीं रह पाएगी, और वो अनुर्वरक जो मृदा होगी वो भूमि ह्रास का कारण बनेगी। इसी प्रकार से जलाकृतता का अर्थ होता है कि किसी क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में जल का भर जाना।
ठीक है, इससे भी मृदा में ह्रास होता है बच्चों। अगला है हमारा चौथा, मृदा परिच्छेदिका में जहरीले तत्वों का जमाव। जो मृदा परिच्छेदिका है अर्थात मृदा का जो ऊपरी स्तर है विशेष रूप से और निचले स्तरों में भी हम जानते हैं बच्चों कि मृदा में विभिन्न प्रकार के परिच्छेदिका या स्तर पाए जाते हैं। तो इन परिच्छेदिका में या स्तरों में विभिन्न प्रकार के जहरीले तत्व भी आ जाते हैं मानवीय और प्राकृतिक कारणों से। अब प्राकृतिक कारणों का तो इलाज होता है बच्चों, लेकिन मानवीय कारणों से यदि ये जहरीले तत्व आ जाएं तो वो बड़ी समस्या उत्पन्न कर देते हैं। भारतीय कृषकों द्वारा कृषि भूमि में अत्यधिक कीटनाशक रसायनों के प्रयोग से वहां की मृदा परिच्छेदिका में जहरीले तत्वों का जमाव बढ़ रहा है, जिसके कारण कृषि उत्पाद भी विषैले हो रहे हैं, जिनके उपयोग से मानवीय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ये बच्चों बहुत ही गंभीर समस्या है और हमने ये देखने को मिला है कि पंजाब जैसे क्षेत्र में और कुछ हरियाणा के क्षेत्रों में इस प्रकार की समस्या भारी मात्रा में हो रही है और वहाँ पर कैंसर के मरीज भारी मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। कैंसर जैसी समस्याएं और दूसरी प्रकार की हार्ट अटैक जैसी समस्याएं, प्रेशर, ब्लड प्रेशर वगैरह की जो दूसरी मानवीय स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं है वो भी इन कीटनाशक रसायनों से देखी गई है। इसी के साथ में जो मृदा है वो भी वहाँ पर जहरीली हो रही है, मृदा परिच्छेदिका है, इन वहाँ पर भी जहरीले तत्वों का समावेश देखने को मिलता है। तो यह कीटनाशक रसायन और HYV जो बीज है ना केवल मृदा को हानि पहुँचाते हैं बल्कि मानवीय स्वास्थ्य को भी हानि पहुँचाते हैं। ठीक है बच्चों, हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि पंजाब से कुछ ट्रेन ऐसी चलती है जिसे कैंसर ट्रेन का नाम ही दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? कैंसर ट्रेन। तो वहाँ पर चलने वाली जो कुछ ट्रेन है जो बड़े शहर जैसे दिल्ली या दूसरे शहरों में जाते हैं, बड़े महानगरों में, तो वहाँ लगातार रूप से बहुत ज़्यादा तादाद में कैंसर के रोगी पाए गए हैं और उन ट्रेन में कैंसर के रोगी अपने इलाज कराने के लिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार की विभिन्न समस्याएं भी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पर कैंसर जैसी चीज़ें या दूसरी मानवीय स्वास्थ्य जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। इसके बाद देखते हैं कि इन समस्याओं का निदान किस प्रकार से हो सकता है। पहला है मृदा उत्पादकता में ह्रास, मृदा अपरदन, लवणता तथा जल आक्रांता की समस्या से निपटने के लिए कृषि भूमि के समुचित रखरखाव व प्रबंधन संबंधी वैज्ञानिक विधियों का समुचित उपयोग आवश्यक है। जलाक्रांता व लवणीय व क्षारीय जो समस्या है उनको हमें क्या करना है? वैज्ञानिक विधियों के द्वारा, जो विभिन्न प्रकार की विधियां हैं जो कृषि वैज्ञानिक हमें बताते हैं, उन विधियों के द्वारा हमें इसका उपयोग करना चाहिए बच्चों। दूसरा है कृषि फसलों में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों के अधिकाधिक उपयोग किया जाए। साथ ही खाद्यान्न फसलों के साथ साथ दलहनी फसलों की कृषि को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाए। तो सरकारों का रुझान अब बच्चों कि रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों का प्रयोग करने के लिए सरकारों का रुझान ज़्यादा हो रहा है और सरकार इसके लिए लगातार रूप से प्रयास कर रही है कि रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों का उपयोग किया जाए। यह न केवल मृदा के लिए अच्छी है बल्कि मानवीय स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होगी। इसी के साथ में हम देखते हैं बच्चों कि दलहनी फसलों का प्रयोग ज़्यादा किया जाए, इसके लिए भी सरकार द्वारा विभिन्न प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और किसानों को प्रेरित किया जा रहा है कि दलहनी फसलों इसके लिए यहाँ इसका फ़ायदे क्या होंगे बच्चों कि एक तरफ जहाँ हम दालों का आयात कर रहे हैं विदेशों से, उन आयात में कमी होगी, दूसरी तरफ हमारी जो मृदा है उस मृदा के स्वास्थ्य में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तीसरा है बच्चों मृदा परिच्छेदिका में कीटनाशक रसायनों के जमाव को रोकने के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सहायता लेकर फसलों को सुरक्षित किया जाए। कीटनाशक रसायनों की समस्या को जो कृषि वैज्ञानिक है वो जिस प्रकार से कहे या विभिन्न प्रकार के वो कार्य बताते हैं, दूरदर्शन पर भी और विभिन्न प्रकार के चैनलों पर भी जो कृषि वैज्ञानिक जो हमें बताते हैं कीटनाशक रसायनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए वो कार्य किए जाने चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन करो। देखो बच्चों कि भारत में स्वतंत्रता से पहले
कैसी स्थिति और स्वतंत्रता के बाद कैसी स्थिति थी, ये हमने हमारे चैप्टर में पढ़ा। अब स्वतंत्रता से पहले हम सब जानते हैं कि यहाँ भारी मात्रा में अशिक्षा, गरीबी, भुखमरी जैसी समस्या थी। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात विभिन्न प्रकार के प्रयासों के कारण, सरकारों के द्वारा किए गए विभिन्न सकारात्मक प्रयासों के कारण हम क्या हुआ कि भुखमरी जैसी चीज़ों से निजात पाई। लेकिन ये इतनी आसान नहीं था। तो आइए देखते हैं बच्चों कैसे कैसे हुआ कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियाँ कौन कौन सी है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय कृषि एक जीविका उपार्जन करने वाली प्रक्रिया के रूप में थी, अर्थात जीविका उपार्जन अर्थात केवल अपना पेट भरने वाली स्थिति थी तथा इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार का तात्कालिक उद्देश्य, यहाँ पर तात्कालिक उद्देश्य क्या था बच्चों, खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ावा देना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में गरीबी और भुखमरी थी। इस हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित उपायों को अपनाया गया। तो ऐसे उपाय अपनाए गए जो तात्कालिक रूप से भुखमरी को कम करे। ठीक है बच्चों, इसके अंतर्गत देखते हैं पहला, व्यापारिक फसलों के स्थान पर खाद्यान्न फसलों को उगाया जाना। हम सब जानते हैं कि जो अंग्रेज भारत में कृषि के लिए प्रेरित करते थे वो किस प्रकार की कृषि को प्रेरित करते थे, व्यापारिक फसलों को। क्यों करते थे कि उनके लिए वो लाभ का कार्य था। उन व्यापारिक फसलों को विदेशों में या फिर अपने खुद के ब्रिटेन देश में या दूसरे प्रकार के देशों में निर्यात करते थे और उनसे लाभ अर्जित करते थे। ठीक है बच्चों, जबकि उन्हीं क्षेत्रों में खाद्यान्न फसल नहीं होने के कारण यहाँ पर भुखमरी फैल गई। ठीक है बच्चों, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने क्या किया, व्यापारिक फसलों के स्थान पर खाद्यान्न फसलों को उगाया जाना, ये प्राथमिकता के साथ कार्य किया। दूसरा था बच्चों कृषि गहनता को बढ़ावा देना। हमने पढ़ा कि कृषि गहनता क्या होती है, तो कृषि गहनता को किस प्रकार से बढ़ावा दे, यह भी कार्य सरकारों ने किया। तीसरा है बच्चों कृषि योग्य जो बंजर भूमि तथा परती भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना। विभिन्न प्रकार की तकनीकों के द्वारा जो बंजर और परती भूमि थी बच्चों, तो उसे कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। यद्यपि प्रारंभ में इस नीति से खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा, लेकिन 1950 के दशक के अंत तक कृषि उत्पादन स्थिर हो गया। ठीक है बच्चों, तो 1950 का जो दशक का अंत था, 1960 तक मतलब, तो तब तक क्या हुआ कि कुछ मात्रा में बढ़ा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। इसके बाद देखते हैं बच्चों क्या होता है। इस समस्या के समाधान के लिए निम्नलिखित 2 उपायों को बल प्रदान किया गया। पहला था गहन कृषि जिला कार्यक्रम, दूसरा था गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, IAADP, और ये है बच्चों IAAP। इस तरीके से दोनों प्रोग्राम चलाए गए 1950 के दशक के बाद में, लेकिन बाद में आते आते थे भी यह समस्या विकराल रूप से होती गई। 1960 के दशक के मध्य में लगातार 2 अकाल पड़ने से देश में खाद्यान्नों का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। अतः इसके बाद कृषि विकास हेतु निम्नलिखित उपायों पर जोर दिया गया। सरकारों ने विभिन्न प्रयास किए बच्चों। 1950 के दशक के अंत तक ये 2 प्रकार के जो कार्यक्रम चलाए, जो कि गहन कृषि क्षेत्र के लिए, और 1960 में लगातार रूप से अकाल पड़ा और उस समस्या से अन्न में के उत्पादन में समस्या आई और भयंकर अकाल और भुखमरी यहाँ पर हो गई और विदेशों से अन्न का आयात करना पड़ा। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद सरकारों ने क्या किया, अधिक उत्पादन करने वाले बीजों का उपयोग किया। कौन कौन से कहाँ से लिए। 1960 के दशक में कृषि विकास हेतु मैक्सिकन गेहूं तथा फिलीपींस के चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों की कृषि प्रारंभ की गई, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात के पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं रखने वाले कृषि क्षेत्रों के खाद्यान्न उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसे भारत में हरित क्रांति का नाम दिया गया। सन 1980 के बाद हरित क्रांति का विस्तार मध्य भारत तथा पूर्वी भारत के विभिन्न भागों में भी सफलतापूर्वक किया गया। हरित क्रांति के कारण देश खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया। तो पहला प्रयास क्या किया गया बच्चों कि हरित क्रांति का आगाज किया गया। मैक्सिकन गेहूं, फिलीपींस चावल, इस प्रकार से वहाँ की विदेशी नस्लों को यहाँ ला करके और उसमें संकरण नस्ल की किस्मों को यहाँ पर भारतीय परिस्थितियों में उगाया गया। इससे विशेष रूप से सिंचाई व क्षेत्रों में वहाँ पर कार्य किए गए। ठीक है बच्चों, तो वहाँ अभूतपूर्व सफलता भी इसमें प्राप्त हुई। दूसरा क्या किया बच्चों, कृषि जलवायु नियोजन। ठीक है,
1980 के दशक में भारतीय योजना आयोग ने वर्षा आधारित क्षेत्रों की कृषि समस्याओं पर ध्यान तो दिया, साथ ही आयोग ने सन 1988 में कृषि विकास में प्रादेशिक संतुलन को प्रोत्साहित करने हेतु कृषि जलवायु नियोजन प्रारंभ किया। इस प्रयास से कृषि, पशुपालन तथा जल कृषि के विकास हेतु संसाधनों को विकास को बल मिला। तो दूसरा प्रयास क्या किया बच्चों? कृषि जलवायु नियोजन। पहला प्रयास था हरित क्रांति का आगाज किया गया और दूसरा था कृषि जलवायु का नियोजन किया गया भारतीय योजना आयोग द्वारा। अब ये कृषि जलवायु का जो नियोजन था उसमें क्या क्या फायदे हुए? एक तो कृषि का विकास हुआ, पशुपालन में समुचित प्रोग्रेस हुई वहाँ पर, और जल कृषि, यहाँ पर जो जल कृषि, क्योंकि ज़मीन लगातार रूप से कम पड़ रही थी और इस कृषि भूमि को कम पड़ने के कारण जल कृषि के अंतर्गत भी कार्य किया गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं तीसरा उपाय, उदारीकरण नीति तथा उन्मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। 1990 के दशक की उदारीकरण नीति तथा उन्मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था से भारतीय कृषि विकास के क्षेत्र में नवीन आयामों का सूत्रपात हुआ। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लगातार रूप से स्वतंत्रता के पश्चात सरकारों ने कौन कौन से प्रयास किए जिससे कि कृषि क्षेत्र में विकास हो सके। और कृषि क्षेत्र में विकास होगा तो हम सब जानते हैं कि भारत कैसा है, भारत गाँवों का देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी हुई है, और यदि किसी क्षेत्र का विकास होगा बच्चों तो गाँवों का विकास होगा, ग्रामीण जनसंख्या का विकास होगा, तो भारत का विकास होगा। इस प्रकार से लगातार रूप से हमने देखा कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय सरकारों ने कृषि विकास में कार्य किया। ठीक है बच्चों, तो आज हमने किए अध्याय 5 के प्रश्नोत्तर। अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 6। धन्यवाद।